तो दोस्तों आज का मुद्दा है सर ये कि हम जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हमने बहुत जानदार तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में भाइयों बहनों बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया सर। बहुत डिटेल में हम ये जान चुके हैं कि हमने क्या पढ़ा था सर कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी किन किन तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है, श्योरिटी किन किन तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। तो 3 तरीके से हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है, 3 तरीके से सर। तो वो जो 3 तरीके हैं सर वो हमें है ना राइट आज सीखने हैं कि 3 तरीके कौन से थे, जिसमें से 2 को हम बहुत शानदार तरीके से सीख चुके हैं, जिसमें से 2 को हम बहुत शानदार तरीके से है ना सीख चुके हैं। तो सर जिन 2 को सीख लिया उनके बारे में एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, बाकी आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता ही है बातें। सर हमने सीखा मोड ऑफ डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन, फिर हमने सीखा मोड ऑफ डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, फिर आज हमें सीखना है मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी यानी कि चिक्का है ना, याद आ गई बात, ए कैसे डिस्चार्ज होगा राइट। तो हमने सीखा रिवोकेशन में क्या था, यानी कि रिवोकेशन हो सकता है कंटिन्यू गारंटी का नोटिस देकर, है ना, रिवोकेशन हो सकता है मृत्यु पर, रिवोकेशन हो सकता है बहुत साल पहले यानी किस तरीके से 62 में जो हमने सीखा था नोवेशन से, यानी कि 3 तरीके से, यानी रिवोकेशन आपका 3 तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से है ना रिवोकेशन आप कर सकते हैं। फिर आया था मोड ऑफ डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर राइट। क्रेडिटर में क्या होगा, क्रेडिटर में क्या होगा है ना, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर वेरिएशन इन द टर्म, कैसे होगा सर, वेरिएशन इन द टर्म, यानी कि अगर आपने क्रेडिटर ने क्या किया है, क्रेडिटर ने टर्म्स में वेरिएशन कर दिया बिना श्योरिटी को बताए। एक तरीका ये था प्रिंसिपल डेटर को माफ कर दिया, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर को माफ कर दिया, ये तरीका होगा सर है ना राइट। प्रिंसिपल डेटर को माफ करते अरे जी ले अपनी जिंदगी, याद आ गई बात। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद, या फिर अगर तीसरा तरीका क्या है सर, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अगर क्रेडिटर कंपोजिशन कर देता है यानी कि वेरिएशन कर देता है, प्रॉमिस टू गिव टाइम समय दे देता है, प्रॉमिस नॉट टू स्यू है ना राइट, या फिर वादा करता है कि भाई मैं तुझे समय तो दे रहा हूं या फिर मैं तुझे तेरे ऊपर स्यू नहीं करूंगा। क्रेडिटर कब डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा, जब वो समय देने का टाइम किसी और से है ना, याद आ गई बात, पिछली क्लास में बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया था, किसी और से करता है या फिर डिले कर देता है अपने राइट को, तो ये श्योरिटी की डिस्चार्ज नहीं होगा। और चौथा तरीका क्या है सर, चौथा तरीका है हमारा जो पिछली क्लास में बताया था आपको 139, जिसका ये केस भी हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपने बैंक को अपनी बाइक एज अ सिक्योरिटी दे दी है और लोन है ना आपने गारंटी दे दिया है और पीडी ने सिक्योरिटी एज अ बाइक दे दी, तो जब आप लोन चुकाएंगे तो वो बाइक आपकी हो जानी चाहिए क्योंकि आप उसके श्योरिटी हैं, तो लोन चुकाने पर बाइक आपकी हो जाएगी। लेकिन क्या क्या गुड्स को लॉस्ट कर दिया गया, बाइक खो दी गई, तोड़ दी गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई बैंक के द्वारा, तो अगर ये लोन आप चुकाते हैं तो बाइक आपकी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बाइक को खो दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया बैंक को द्वारा, तो जितने रुपए की बाइक है याद रखिएगा बात, उतने से आप डिस्चार्ज माने जाएंगे, क्योंकि वो तो आपकी थी, आपकी जेब में उतना पैसा आना चाहिए था। बोले भैया हाँ जी नालायको सर, बहुत बढ़िया बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 है ना, यानी ये तरीका था हमारा सर, यहां पर डिस्चार्ज होता है 5 तरीके से, 5 और 3, तो यहां पर डिस्चार्ज हो जाता है 5 तरीके से, 3 और 5। आज का मुद्दा यही है कि श्योरिटी को डिस्चार्ज करने का तीसरा तरीका क्या है, श्योरिटी को डिस्चार्ज करने का तीसरा तरीका क्या है, तो 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है राइट, और इनवैलिडेशन। तो आज का मुद्दा आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही किसी भी तरीके से इनवैलिड हो जाए, तो जब प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो रहा है तो प्रिंसिपल डेटर के बाद ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। बचपन की कहानी है, एक राजा और एक रानी है, एक तो भाई 142 है
राइट। और ये वाली बात मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, है ना, प्यार मोहब्बत वाली बात जो 143 में कहता है। तो भाई देखो ध्यान से, 142 कहता है कि भाई अगर आपने किया है मिस रिप्रेजेंटेशन, वही दादा मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम बहुत गहराई में जाके पढ़ चुके हैं। सेक्शन बताएंगे सभी बालक सेक्शन बताएंगे, जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है सभी बालक सेक्शन बताए गिरेंगे कि सर कौन सा सेक्शन था। बिल्कुल सही बात, सारे बालक बहुत ही जबरदस्त, सबको क्लास में याद करा दिया था। सेक्शन 18 और ओ स्त्री कहलाना, स्त्री वाली कहानी भी तुम्हें सुनाई थी, है ना, राइट, मिस रिप्रेजेंटेशन वाली बात को। अगर मैं बोलूं फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड, तो फ्रॉड में आपको याद आ गया था सर सेक्शन 17 फ्रॉड का होता है। ये दोनों बातें आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पहले भी पढ़ जा चुकी हैं। सेम बात अगर कोई भी गारंटी, अब चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो, चाहे फ्रॉड का हो चाहे मिसप्रेजेंटेशन का हो, और उसी फ्रॉड मिसप्रेजेंटेशन को अगर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जाए कि मेरी गारंटी ले ली गई मिस रिप्रेजेंटेशन करके, तो अब जज साहब ने क्या बोला भैया, मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट जो होगा गारंटी का वो क्या हो जाएगा सर, वो इनवैलिड हो जाएगा। कंसर्निंग द मेटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो मेटेरियल पार्ट का मिसप्रेजेंटेशन किया गया उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, मेरी गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या कहता है, सी ने क्या किया भाई, सी ने अपना एसी बेचा, क्या बेचा भैया, सी ने अपना एसी, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, एसी बेच दिया किसको, पी को, ठीक है, राइट। अब एसी में तुम्हें पता है टीवी में भी बहुत ऐड आता है कि कॉपर का भी एसी होता है, एल्यूमिनियम का भी एसी होता है, कॉपर का भी होता है और एल्यूमिनियम का भी होता है, ठीक है। अब एसी जो था, ठीक है, उसे लगता था कि ये एसी कॉपर का है, ये उसको उसे लगता था, ही बिलीव, तो मिस, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान से पढ़ा हो सेक्शन 18 को, तो जो भी मिसप्रेजेंटेशन करता है उसे यकीन, खुद को यकीन होता है, ही बिलीव्स, उसे बिलीव होता है, वो ये समझता है, उसे बिलीव होता है, वो ये समझता है, ही बिलीव, है ना, वो बिलीव करता है ना, राइट। ही बिलीव कि जो कॉपर है, ठीक है ना, वो एसी जो है वो कॉपर का, पर एक्चुअली में एसी निकला किसका बाबू लोग, एसी निकला एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम का एसी निकला। अब जो एल्यूमिनियम का एसी निकला, जो होना किसका चाहिए था, जो होना चाहिए था कॉपर का, लेकिन पी की ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, पी का ये सी का ये बिलीव है, तो जज साहब ने बोला क्योंकि उसे खुद को ये बिलीव है, पर ऐसा है नहीं, पर उसको खुद को ये बिलीव है, तो इसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी रखेंगे। तो बिलीव इज इक्वल टू मिसरिप्रेजेंटेशन। अब इसको बिलीव और मिसरिप्रेजेंटेशन के चक्कर में इन्होंने क्या हुआ, एस की गारंटी, एस ने गारंटी दे दी, एस ने क्या किया, एस ने भैया गारंटी दे दी किसको, एस ने गारंटी दे दी सी को कि भाई अगर पी कभी भी पैसे नहीं देगा तो पैसा मैं दूंगा। अब ये बताओ, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में ही जब मिसरिप्रेजेंटेशन का तड़का लग चुका है, तो एस की जो गारंटी है, एस की गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक मानी जाएगी, एस की गारंटी ऑटोमेटिकली कैंसिल मानी जाएगी, बिकॉज एस इज नॉट लायबल फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये लिखी बात, एस गारंटी फॉर द सेम एज श्योरिटी विदाउट द नॉलेज ऑफ एक्ट, इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। एस ने गारंटी दे दी ये जाने बिना कि एल्यूमिनियम का है, एस विल नॉट बी लायबल, एस की गारंटी खत्म। बोलो खल्लास, बोलो जल्दी सर, एस की गारंटी क्या हो चुकी है सर, एस की गारंटी बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो चुकी है। सभी बालक लिखेंगे सर यस सर, एस की गारंटी खत्म हो चुकी है, ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं सर, यस सर। सेक्शन 18 बिल्कुल सही बात, सारे बालक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से, है ना, बातचीत करते हुए। सर एस की गारंटी क्या हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो सर 142 ने ये बोला, और अगर तुम याद करो, क्या तुम्हें याद है कि भैया मैंने तुम्हें 143 पहले ही पढ़ा दिया है, सेक्शन 143 पहले ही पढ़ा दिया है, ये 3 अचरज के शब्द, है ना, 143, याद आ गई बात, 143, है ना, ये वाली बात। तो ये आई लव यू वाली कहानी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, इसमें मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो भी सेम दिया जो तुम्हारे नोट्स में मैंने दिया है, कि अगर गारंटी ले ली गई है, किसी भी बंदे की अगर गारंटी ले ली गई है,
कुछ चीज को छुपाकर या कंसील करके, कीप द साइलेंस, है कि नहीं बात। याद करो क्या ये एग्जांपल हमने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया भाई। ए ने, ठीक है ना, गारंटी दे दी किसको, सी को। सी ने कुछ माल सप्लाई किया है, सी ने, चिंटू ने माल सप्लाई किया है किसको, बी को। सी ने माल सप्लाई किया है बी को, राइट, 2 लाख रुपए का, याद आ गई होगी बात। और ए ने, भैया मैंने गारंटी दे दी सी को कि अगर बी ने कभी भी लोचा किया तो मैं ये गारंटी लेता हूं, मैं ये वादा करता हूं कि भाई लोगों, मैं ये वादा करता हूं कि भाई लोगों, मैं ये वादा करता हूं कि भाई लोगों, गारंटी मेरी है, घबराने का नहीं, पैसा पूरा मिलेगा अगर बी ने कोई भी बेईमानी करी। अब सी और बी ने क्या किया, सी और बी ने मुझे बिना बताए प्राइवेटली, सी एंड बी प्राइवेटली, उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं तेरे को 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, मैं तेरे को 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। ये बात उन्होंने प्राइवेटली क्या कर ली सर, एग्री कर ली और मुझे बताया भी नहीं। उरी दादा, बी कह रहा है कि भाई मैं तेरे को 5 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा दूंगा। पिछले लेक्चर में भी मैंने सेम एग्जांपल लिया था। प्यार मोहब्बत में तुमने क्या किया, धोखाधड़ी कर दिया था कि बात। प्यार मोहब्बत में कभी किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, है ना। तो भाई तुमने मोहब्बत में कोई बात छुपाई, अगर भाई कोई बात छुपाई है तो फिर वो क्या है, वो बात बिल्कुल गलत है, गारंटी रिवोक मानी जाएगी तुमने अगर प्यार मोहब्बत में कोई बात छुपाई। अब ये बात सी और बी ने क्या कह दिया कि भाई 5 रुपए मैं तेरे को एक्स्ट्रा दूंगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो इसकी गारंटी ए के ऊपर डाल दी जाएगी। इफ 5 रुपीज नॉट पेड बाय बी, अगर बी ने नहीं दिए तो ए भरेगा, है ना, राइट। और इस बारे में बी ने और सी ने, इन दोनों ने इस बारे में कोई जानकारी ए को नहीं दी, ए को कोई भी नॉलेज नहीं है। याद आ गया बात सर, ये बहुत बढ़िया बात। यानी कि मोहब्बत में बातें छुपा ली गई। तो भाई अगर आपने, है ना, मोहब्बत में बातें छुपा ली तो जज ने क्या बोला, जज ने बोल दिया कि वो गारंटी जो होगी वो इनवैलिड होगी, वो गारंटी जो होगी वो इनवैलिड मानी जाएगी। ये लिखी बात। ए ने क्या किया, ए गारंटी टू सी पेमेंट ऑफ आयरन, ये रहा 5 रुपए पर टन में एक्स्ट्रा दूंगा। सच एक्सेस इज अप्लाइड इन एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड डेट, और ये जो ओल्ड डेट होंगे या पुराने डेट होंगे उसमें भी ये अप्लाई कर देंगे, पुराने से चलाए जाएंगे। तो ये बात सबसे खतरनाक वर्ड है ये जो प्राइवेट एग्रीमेंट हुआ 5 रुपए का, ये ए से छुपा लिया गया। उरी दादा, जज साहब ने क्या बोला, ए इज नॉट लायबल एज अ श्योरिटी, ए इज नॉट लायबल एज अ श्योरिटी। यानी 143 हमने पहले भी पढ़ा था और 143 हमने अब भी पढ़ लिया, 143 हमने पहले भी पढ़ लिया था, 143 अब भी पढ़ लिया। बोलो भाई, ठीक है। तो 142 और 143 पुराने जमाने के चट्टे बट्टे हैं। 142 और 143 एक साथ समझ में आ गई होगी बात कि सर 142 143 एक साथ पुराने जमाने के चट्टे बट्टे हैं। कैसे सर, 142 किसकी बात करता है सर, 142 बात करता है प्लस 143 किसकी बात करता है, तो 142 बात करता है मिसरिप्रेजेंटेशन, 143 बात करता है कंसीलमेंट या छुपाना। यानी कि ये बिल्कुल सेक्शन 18 से रिलेट करता है और ये बिल्कुल सेक्शन 17 जैसा रिलेट करता है। तो ये 142 और 143 ये दोनों पुराने सेक्शन 17 और 18 के भाई बंधु हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन पहले है और फ्रॉड बाद में है, राइट, यानी कंसीलमेंट बाद में। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि एक श्योरिटी ये बोल रहा है कि मैं जब तक लायबल नहीं रहूंगा, मैं जब तक लायबल नहीं रहूंगा जब तक तीसरा श्योरिटी तो सेकंड श्योरिटी ज्वाइन ना कर ले। अनटिल, मुद्दे की बात ये है ना, ये अनटिल अनलेस, जब तक कि को श्योरिटी ज्वाइन ना कर ले। तो ये बात भी मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं कि दो जने कह रहे हैं मिलके, दो जने मिलके श्योरिटीशिप कर रहे हैं कि भैया दो जने कह रहे हैं कि मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको, है ना, पेमेंट करूंगा अगर इस बालक ने पेमेंट नहीं दी। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था पीजी क्लासेस वाला कि भाई मैं क्लासेस को पूरे के पूरे पैसे दूंगा अगर इस बालक ने, ये बेचारा मासूम सा बालक है ना, दाढ़ी बढ़ा के बैठा बेचारा, दिल जले हो रहा बिल्कुल, है ना, राइट, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, है ना, इसकी पेमेंट कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा भाई क्या मैं पूरे 2 लाख रुपए की फीस के लिए जिम्मेदार हूं? नहीं, नहीं, बड़े बड़े जो मैं इतना नहीं लूटना चाहिए, है ना। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं 2 लाख रुपए की गारंटी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ किसी को श्योरिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो एक बालक दूसरे सर को पकड़ लाया, कह रहा सर आप भी मेरी गारंटी दे दो, अंकुर सर तो दे रहे हैं, आप भी मेरी गारंटी दे दो। तो हमने दोनों ने गारंटी देनी है बालक की फीस जमा करने की, कि अगर बालक नहीं देगा तो हम गारंटी देते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, मेरी गारंटी वैलिड नहीं रहेगी जब तक को श्योरिटी दूसरे टीचर दूसरे मास्टर जी ज्वाइन ना कर लें। वेयर अ पर्सन गिव गारंटी, यहां पर्सन कौन हो गया भैया, मैं हो गया। वेयर अंकुर अग्रवाल गिव्स गारंटी अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन, क्रेडिटर जब तक है ना पैसा वसूल नहीं सकता, अनटिल अनदर पर्सन कौन हो गया भाई, मान लो दूसरे सर हो गए ना, अनटिल दूसरे जो सर हैं जिन्होंने गारंटी देने का वादा किया था एज अ को श्योरिटी ज्वाइन ना कर लें, तो मेरी गारंटी इनवैलिड मानी जाएगी। गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दूसरे सर ने ज्वाइन नहीं किया, तो मेरी गारंटी भी इनवैलिड होगी, मेरी गारंटी भी इनवैलिड होगी अगर दूसरे सर ने ज्वाइन नहीं किया। तो S1 गारंटी सी है ना, राइट, कि भैया मैं पैसा दूंगा इफ मेरे साथ साथ दूसरे भाई S2 भी गारंटी में ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर S2 ने गारंटी में ज्वाइन नहीं मारा तो भाई मैं खुद गारंटी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाऊंगा, मैं खुद गारंटी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाऊंगा। उम्मीद है बहुत डिटेल में सर ये 3 सेक्शन आपको मैंने बता दिए हैं, राइट। तो हमने पढ़ लिया सर 143, 142 और 144, ये 3 महान सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिए है ना, 3 महान सेक्शन बढ़िया तरीके से पढ़ लिए। मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड यानी साइलेंस, और है ना कोश्योरिटी, मेरे दोनों बाप, ये वाला डायलॉग मैंने तुम्हें सिखा दिया था। उम्मीद है सर ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। अब आपको पता लग गया कि कैसे श्योरिटी की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है, राइट। हाँ सर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 पॉइंट थे, हाँ 4 पॉइंट थे, तो 3, 4 और 3 है ना, राइट। रिवोकेशन के 3, क्रेडिटर के 4 और इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 3, 3 4 3 3 4 3 3 4 3, ठीक है। राइट, बोलो जल्दी, समझ गए सर, मजा आ गया सर। अब सर अंतिम पड़ाव पे, सभी बालक कह रहे हैं बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अंतिम पड़ाव पे चलते हैं सर, मेरे राइट्स क्या होने वाले हैं बाबू लोगों, मेरे राइट्स क्या होने वाले हैं सर, आपके राइट्स, और मेरे कुछ राइट्स नहीं होंगे हैं, मुझे ऐसे छोड़ दोगे बीच मझधार में, मेरे राइट्स क्या होंगे भाई। अब मेरे क्या राइट्स हैं, मैं भैया किसी गारंटी दिए बैठा हूं, तो भाई मेरे कुछ राइट्स होंगे नहीं होंगे, कुछ इज्जत करोगे नहीं करोगे मेरी, हैं, या मना कर दोगे सर आपकी किस बात के राइट्स हैं, अरे पूरी दादा तुमने बड़े मजे ले लिए भाई, तुमने बड़े मजे ले लिए, है कि नहीं बात। सर एक बालक पढ़ने आया, ठीक है, और उसने बोला सर मैं पढ़ूंगा टीचिंग सर्विस, क्लास में तुम्हारे जैसे मासूम बालक है ना, भोलू को दे दी। अब भोलू बेचारा कह रहा है सर मैं आपसे पूरी की पूरी है ना सीए की सारी क्लासेस आपसे ही पढ़ूंगा, पर अभी पैसे नहीं है बाबू, अभी पैसे नहीं है। बालक कह रहा है सर है ना पैसे बाद में दूंगा। तो बालक ने मेरे पास आया, सर गारंटी दे दो। मैं तुम्हें बताइए मैं दिल का बहुत बड़ा इंसान हूँ भाई, दिल किसका बड़ा होता है, बड़े दिल वालों का। मैंने क्या किया, मैंने पीजी सर को गारंटी दे दी, पीजी क्लासेस को गारंटी दे दी कि भाई अगर कुछ भी हो जाए भोलू को कुछ नहीं कहने का, भोलू अगर पैसे ना दे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो भाई अब मुद्दा ये आ रहा है कि मेरे राइट्स क्या हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी। मैं श्योरिटी हो गया, अब मेरे राइट्स क्या है मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई लोगों, मेरे राइट्स क्या है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे मेरे राइट्स कुछ होंगे नहीं होंगे, या मुझे बिल्कुल ही बीच मझदार में छोड़ दोगे। अगर मैंने गारंटी दे दी, और अगर मुझे है ना पैसे देने पड़ गए किसके, अगर मुझे पैसे देने पड़ गए किसके बाबू, अगर मुझे पैसे देने पड़ गए भोलू के, तो मेरे खुद के राइट्स क्या होंगे भैया, मेरे खुद के राइट्स क्या होंगे। तो सबसे पहला राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि मेरे भोलू के खिलाफ क्या राइट होंगे, प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, पीडी के खिलाफ क्या राइट होंगे। तो राइट, मेरे राइट्स है ना, अगर मैं बोलूं यहां पर मेरे राइट्स अगेंस्ट, यहां अगेंस्ट मतलब किसके खिलाफ, अगेंस्ट भोलू। मेरे जो राइट्स हैं भोलू के खिलाफ क्या राइट होंगे मेरे,
अगर मैं भोलू के बिहाफ पर पेमेंट कर देता हूं, मुद्दे की बात यह बाबू लोग, मुद्दे की बात यह कि भोलू के खिलाफ क्या राइट होंगे, तो प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ मेरे क्या राइट होने वाले हैं। सबसे पहली बात जज साहब ने गाना गाया है ना सर, कौन सा गाना गा दिया, जज साहब ने गाना गा दिया जो हमने एक बार गाना, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी चाबी तेरी हो गई, और मेरे रसोई में रखा बेलन और मेरा चकला, साथ में आटे का कटोरदान तेरा हो गया। ये वाला गाना था ना जो भाई यही लिरिक्स होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे। तो बस जज साहब ने पहला यही गाना गाया, जज साहब ने पहला यही राइट दिया, इसे बोला राइट ऑफ सब्रोगेशन। क्या बोला गया, राइट ऑफ सब्रोगेशन, कि जो भी जैसे ही ए ने पेमेंट कर दी, ए ने पेमेंट कर दी, जैसे ही ए ने पेमेंट कर दी, तो जो भी प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ क्रेडिटर के जो भी राइट थे, वो क्रेडिटर के राइट, यानी वो क्रेडिटर के जूते में प्रिंसिपल डेटर घुस जाएगा। यानी जज साहब ने बड़ी गजब की बात लिखी, जज साहब ने क्या बात लिखी, जज साहब ने लिखा क्रेडिटर के जूते में, उड़ी दादा, हाँ, क्रेडिटर के शूज में, जूते में, यानी कि श्योरिटी पुट हिमसेल्फ इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, श्योरिटी आ जाएगा, पहला राइट है ना। अरे मतलब ये नहीं कि भैया उसे जूते खोल कर उसके अंदर घुस जाओगे, यानी पुरानी कहावत है कि भैया आपके जूते, मैंने पुट इनटू द शूज ऑफ बना था, दूसरे के जूते में पैर रख के देखो भाई उसके साथ कितनी दिक्कत चल रही है ना। यही कहावत वाली बात है कि जो पीजी क्लासेस के जो क्रेडिटर के राइट्स थे वो किसके हो जाएंगे, आज से मेरे सारे राइट तेरे हो गए, आज से मेरी सिक्योरिटी भी तेरी है। तो ये वाला गाना बजेगा ना, यानी कि क्रेडिटर के राइट, क्रेडिटर के जो भी राइट हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट पीडी, वो सारे राइट, ये सारे राइट अब किसको मिलेंगे, ये सारे राइट अब श्योरिटी के हो गए, ए के हो गए। आज गाना गाओ जल्दी, आज से मेरे सारे राइट तेरे हो गए, आज से मेरी जो सिक्योरिटी थी वो भी तेरी हो गई। तो भैया क्रेडिटर के सारे राइट ए के हो जाएंगे, क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी रखी थी भोलू की तरफ से, जो क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी रखी थी वो भी किसकी, वो भी ए की मानी जाएगी, श्योरिटी की मानी जाएगी। इसी राइट को बोला जाता है बाबू लोग, इसी राइट को बोला जाता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। क्या बोला जाता है सर, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन है ना, सेक्शन 140, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो सेक्शन 140 ने ये बोल दिया राइट ऑफ सब्रोगेशन। प्यार से क्या नाम देंगे, प्यार से नाम दे देंगे सब्रोगेशन। ठीक है बाबू लोग, सर राइट ऑफ सब्रोगेशन पढ़ के देख लेते हैं। सर ये लिखी बात, गाना भी इसे तुम्हारे लिए लिख के दिया है, गाना भी तुम्हारे लिए इसलिए लिख के दिया है कि भैया एग्जाम में भी गाना तुम्हारे खोपड़ी में बजता रहे, लेकिन गाना मत लिखाना। हिंदी में से बोलते हैं स्थान ग्रहण करने का अधिकार। उरी दादा नहीं, हाँ हिंदी में भी कुछ चीज़ सीख लोगे, लोचा नहीं होगा कोई भी, है ना। अपॉन सब इस सब्रोगेशन के राइट के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि श्योरिटी ने पेमेंट कर दी हो, श्योरिटी ने पेमेंट कर दी हो। तो इस केस में भाई लोगों मैंने पेमेंट कर दी, श्योरिटी ने पेमेंट कर दी हो, तो मैंने पेमेंट कर दी। अगर मैंने पेमेंट कर दी है तो सारी बातें है ना, जितने भी राइट क्रेडिटर के थे, जितने भी राइट क्रेडिटर के थे, वो सारे राइट अब, जितने भी क्रेडिटर के थे प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, वो सारे राइट अब है ना इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट किसके हो जाएंगे सर, श्योरिटी के हो जाएंगे, श्योरिटी के हो जाएंगे। दिस राइट इज नोन एज राइट ऑफ सब्रोगेशन, दैट इज कॉल्ड स्थान ग्रहण करने का अधिकार, स्थान ग्रहण करने का अधिकार, स्थान ग्रहण करने का अधिकार, स्थान ग्रहण करने का अधिकार। ये लिखी बात, पप्पू being a surety has to repay the loan. Now Pappu can take the house from the bank as a right of auction of the house by giving in 15 days notice to Raju. इसका मतलब क्या है, राजू ने हाउस लोन लिया, ये राजू प्यार मत करियो, ये वाला गाना गाते हैं। राजू बैंक के पास गया, कैनरा बैंक के पास गया, राजू ने कैनरा बैंक से लोन ले लिया। फिर राजू ने क्या किया, कैनरा बैंक से लोन ले लिया
और राजू ने अपना घर गिरवी रख दिया। ठीक है, अब राजू की गारंटी है ना, राजू की गारंटी किसने रखी थी? पप्पू ने राजू की गारंटी ले रखी थी कि भाई अगर राजू पे नहीं करेगा तो अपन पे करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। अब राजू ने क्या किया? पैसा नहीं चुकाया। राजू ने पैसा नहीं चुकाया तो बैंक ने, है ना, बैंक कैन ऑक्शन इस प्रॉपर्टी 15 डेज। तो बैंक ने बोला कि भाई अगर तू पैसा नहीं चुकाएगा तो तेरे घर हम 15 दिन में बेच देंगे। तो राजू ने क्या किया? गारंटी तो दी, गारंटी के साथ साथ पेमेंट भी कर दी, पूरा का पूरा लोन रीपे कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब बैंक का लोन तो वापस आ गया। अब ये जो घर बैंक के पास है, कैनरा बैंक के पास जो घर है, ये क्या बैंक रख लेगा? अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई? बैंक कैसे रख लेगा पेमेंट? बैंक कैसे रख लेगा घर? ऐसा कोई होता है? तो क्या ये पेमेंट बैंक रख लेगा? क्या ये घर बैंक रख लेगा? नहीं। अब राजू कह रहा है भाई, ओ भाई तेरे पूरे के पूरे मैंने 1 करोड़ का लोन था, 1 करोड़ का लोन मैंने पूरा पे कर दिया। अब घर के गिरवी रखकर मैंने लोन लिया, वो लोन जब पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया गया 1 करोड़ का, तो घर लौटाओ। अब मुद्दा यह है, घर किसका? टेन 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 टेन, भाई घर किसका? बोलो भैया, घर किसका होगा? घर किसका होगा? घर किसका होगा? बोलेंगे भाई बिल्कुल सही बात सर, घर अब राजू का नहीं होगा, घर होगा पप्पू का। ये कहने का मतलब है, ठीक है ना? बोलो, घर किसका? घर पप्पू का होगा। इसे बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन, इसे बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। अगर कोई भी, ठीक है, लोन लिया जाता है प्रिंसिपल डेटर के द्वारा, उसकी गारंटी कोई और बंदा देता है और प्रिंसिपल डेटर अपना घर या कोई भी संपत्ति गिरवी रख देता है, तो वो संपत्ति जो गिरवी रखी गई है, श्योरिटी की पेमेंट करने के बाद वो गिरवी रखा हुआ घर श्योरिटी के नाम पे कर दिया जाएगा, नहीं श्योरिटी को दे दिया जाएगा कि भैया अब तुम्हें पैसे ना मिले तो तुम बेच के निकाल लेना। समझिए सर, मजा आ गया सर, जल्दी लिखो, मजा आ गया सर। तो भाई ये हुआ सर राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट ऑफ सबरोगेशन, ठीक है ना, राइट ऑफ सबरोगेशन। अगला राइट सर क्या कहता है? इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। दैट मीन सर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी श्योरिटी पेमेंट कर देगा, उनकी ऑब्वियसली एक इंप्लाइड प्रॉमिस होता है प्रिंसिपल के डेटर के द्वारा कि श्योरिटी जब भी पे करेगा, श्योरिटी जब भी पैसा पे करेगा बाबू, इंप्लाइड प्रॉमिस है कि श्योरिटी को पैसा प्रिंसिपल डेटर जरूर लौटाएगा। यानी श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर व्हाटएवर ही हैज पेड फॉर द प्रिंसिपल डेटर। यानी कि हिंदी में लिखवाया था तुम्हें ये बात, अब इसने पे कर दिया, मान लो, है ना, मान लो भैया फीस की बात थी, टीचिंग सर्विस थी 2 लाख की, अब ये भाई ये पेमेंट कर दी, 2 लाख रुपए की पेमेंट भी कर दी। अब जब ए ने 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी तो सेक्शन 145 सेक्शन 145 क्या बोलता है? सेक्शन 145 बहुत ही गजब की बात बोल देता है। सेक्शन 145 बोल देता है क्या? जो भी पेमेंट श्योरिटी, है ना, करेगा, वो पैसा प्रिंसिपल डेटर यानी कि स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना, राइट। प्रिंसिपल डेटर को पे करना है, किसको? टू श्योरिटी। पूरी दादा? हाँ सर, ये बात लिखी 145 ने, ठीक है। बिट्टू इंडेप्टेड टू सिट्टू, बिट्टू को पैसे देने थे सिट्टू को, अप्पू ने श्योरिटी दे दी, अप्पू ने क्या किया? पेमेंट भी कर दी, है ना। अपॉन डिफॉल्ट सिट्टू ने बोला अप्पू को, भाई तूने श्योरिटी दी, पैसा निकाल, पैसा बाबू पैसा, जल्दी से पैसा निकाल, पैसा निकाल दिया, है ना, राइट। और अप्पू डिफेंड द सूट ऑन रीजनेबल ग्राउंड बट द कंपेल्ड टू पे द अमाउंट। अब अप्पू ने जो भी केस था, केस को लड़ा भी, और केस लड़ने के बाद जज साहब ने बोला भाई तुमने श्योरिटी दी थी, तुम्हें श्योरिटीशिप का पैसा तो देना ही देना है। अब अप्पू क्या कह रहा है? अब अप्पू कह रहा है कि भाई एक तो तू मुझे क्या देगा? एक तो तू मुझे कॉस्ट देगा ही देगा, है ना, एज वेल एज
रिकवर द बिट टू द कॉस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल डेट भी देगा, दोनों पैसा तू मुझे देगा। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। यानी कि जो भी पेमेंट देनी है, जो भी श्योरिटी अपनी जेब से देता है प्रिंसिपल डेटर के लिए, वो पैसा सारा का सारा प्रिंसिपल डेटर को पे कर देना है, श्योरिटी की झोली में डाल देना है। कितना पैसा सर? एक तो जो डेट का पैसा, उधारी का पैसा जो प्रिंसिपल डेटर ने पे किया, यानी फीस। एक तो फीस तो देनी ही देनी है 2 लाख रुपए प्रिंसिपल डेटर को, प्लस अगर कोई केस कर दिया जाता है श्योरिटी के ऊपर और श्योरिटी केस को डिफेंड करता है, तो जो भी कॉस्ट आई है वो भी प्रिंसिपल डेटर पे करेगा। यानी प्रिंसिपल डेटर हैज टू पे, प्रिंसिपल डेटर को पे करना पड़ेगा, श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया सबसे पहला जबरदस्त, शानदार, जानदार, क्या बात क्या बात क्या बात, क्या हो गया सर? ये हो गया पहला राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट भोलू। क्या पढ़ लिया हमने? राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट भोलू। सही बच्चे बोलेंगे मजा आएगा सर, मजा आगो, जल्दी बोलो सर, मजा आगो सर, मजा आगो। बहुत बढ़िया, विद एग्जांपल। सर आपके नोट्स में एग्जांपल इतने बढ़िया लिखे हैं कि स्ट्रेस वाली, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। राइट। अब सर, अब आती है बात किसकी बाबू लोग? राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। उरी दादा, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, ये किसके खिलाफ राइट था? ये था राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है। अब सर क्रेडिटर के खिलाफ अगर राइट देखें तो यहां लिख देते हैं सर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है यहां पे भाई? यहां पे पीजी क्लासेस क्रेडिटर हो गई। अब मेरे राइट क्या है पीजी क्लासेस के खिलाफ? मेरे राइट क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे सर, मेरे राइट क्या है पीजी क्लासेस के खिलाफ? पहला सर, श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हो सर? यानी कि जो बात प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ थी, सेम बात किसके खिलाफ कर दी सर? क्रेडिटर के खिलाफ कर दी। सर कैसे मतलब? जो भी सिक्योरिटी थी, ध्यान से देखो क्या लिखा है, जो भी सिक्योरिटी गिरवी रखी गई थी, है ना, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास जब श्योरिटीशिप दी गई थी, है ना, राइट। अब इस जो भी सिक्योरिटी रखी गई थी, चाहे इसके बारे में श्योरिटी को मुझे पता हो या ना पता हो, ठीक है, अब पेमेंट करने के बाद जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास है, जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास है, ठीक है, राइट, विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी द क्रेडिटर, और क्रेडिटर ने उसको खो दिया, उस जो सिक्योरिटी थी, घर था, बाइक थी, जो भी थी, उसको खो दिया या उसको बेच दिया या खराब कर दिया, लूज, यानी उसको क्या कर दिया? खो दिया, या उसको बेच दिया या खराब कर दिया, है ना। श्योरिटी यानी मैं जो हूं, मैं डिस्चार्ज माना जाऊंगा उस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी के, उस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी के। यानी सेम एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में दिया था, यहां पे सेम एग्जांपल है, दोबारा लिखवा देता हूं भाई, दोबारा लिखवा देता हूं, सेक्शन 141 ध्यान से लिखेंगे, है ना, राइट। अब देखो भाई, चिंटू भाई थे, चिंटू भाई ने लोन दे दिया, चलो चिंटू की जगह बैंक लिख देता हूं तो खोपड़ी में बात चली जाएगा ना। ये था मान लो एसबीआई बैंक ने लोन दे दिया भोलू को। ए भोलू बहुत भोला है कि नहीं बात। अब उसके भोलेपन पे वो मेरे पास आया, सर मैंने कहा सर मत कर, जल्दी बोलो। सर मेरी सिक्योरिटी, मेरी श्योरिटी दे दो, गारंटी दे दो, गारंटी। मैंने कहा भाई मैं तो गारंटी दे दूंगा, तू बता तू क्या कर रहा है। उसने क्या किया, भोलू ने एसबीआई को, इसने लोन लिया था मान लो, ठीक है, 10 लाख का, और एसबीआई को उसने लोन लेते टाइम पे अपना घर या मान लो फर्नीचर गिरवी रख दिया, फर्नीचर कह दो, स्टॉक कह दो, गिरवी रख दिया, ठीक है, मान लो चलो 10 लाख का ही गिरवी रख दिया।
फिर भोलू मेरे पास आया, सर है ना, बैंक वाले कह रहे हैं गिरवी तो रख दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भाई लेकिन सर एक काम और कर दो सर। मैंने क्या काम कर दो सर? मेरी गारंटी दे दो, मेरी गारंटी दे दो सर। सर गारंटी दे दूं? तो मैंने क्या किया, मैंने भाई गारंटी दे दी बैंक को कि अगर भोलू भैया ने अगर पे नहीं किया, भोलू भैया ने अगर पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा। भोलू था इतना मासूम, है ना भाई, गारंटी दी। अब क्या हुआ, अब कहानी को समझेंगे, केस को समझेंगे सर। सेक्शन 141 क्या कहता है, केस को समझेंगे, है ना। अब इफ, अब ध्यान समझना, हिंदी में लिखवा रहा हूं। इफ ए मैंने क्या किया, जो लायबल लोन के लिए पे कर दिया, कितने रुपए का सर? 10 लाख का, क्योंकि मैंने गारंटी दी थी, गारंटी मेरे ऊपर अराइज हो गई, तो मैंने क्या किया, भोलू के 10 लाख रुपए मैंने पे कर दिए टू एसबीआई। अगर मैंने एसबीआई को पे कर दिए हैं, अब क्या होगा, ठीक है, राइट। तो ये पे ना भी क्यों, चलो ऐसे लिख देता हूं, चलो ये हटा देता हूं, चलो अब मैंने गारंटी दे दी। अब बैंक ने क्या किया, अब ए लायबल है, नाउ आफ्टर गारंटी, ऐसे लिखवा देता हूं, ए इज लायबल टू पे 10 लाख रुपीज टू एसबीआई ऑन डिफॉल्ट। भोलू के डिफॉल्ट पर एसबीआई को पैसा देना पड़ेगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा। ये हो गया सर, ठीक है। अब मुद्दे की बात है, खतरनाक, ये चांद तारे ये लगाएंगे। अगर एसबीआई ने जो भी फर्नीचर उसे गिरवी रखा है, ठीक है, अब मैं लायबल हूं पेमेंट करने के लिए, तो फर्नीचर भी मेरा होना चाहिए। अगर एसबीआई ने फर्नीचर जो गिरवी रखा है भोलू के द्वारा, फर्नीचर या तो खो दिया, फर्नीचर क्या किया, खो दिया, या फिर फर्नीचर छोड़ दिया, जला दिया, बेकार कर दिया, बारिश में छोड़ दिया, खराब हो गया, या फिर उस फर्नीचर को आगे सेल कर दिया, उस फर्नीचर को आगे सेल कर दिया, है ना। तो सबसे डेंजर बात है, अब क्या होगा, नाउ तो ए ठीक है, जो भी फर्नीचर का अमाउंट है, फर्नीचर का जो भी अमाउंट है, कितना अमाउंट है फर्नीचर का जो गिरवी रखा, 10 लाख। फर्नीचर अमाउंट 10 लाख के लिए, है ना, फर्नीचर का जो अमाउंट है 10 लाख, 10 लाख के लिए क्या हो जाएगा, 10 लाख के लिए डिस्चार्ज, यानी मेरी लायबिलिटी उतने रुपए के लिए डिस्चार्ज मानी जाएगी, मेरी लायबिलिटी उतने रुपए के लिए डिस्चार्ज मानी जाएगी जितने रुपए का असेट या कोई भी गुड्स गिरवी रखकर बैंक उसे क्या कर दे, एसेट या कोई भी चीज गिरवी रखकर बैंक उसे क्या कर दे, बैंक उसे खो दे, बेकार कर दे, सेल कर दे, बर्बाद कर दे। तो भैया क्यों, रीजन तुम इसका समझ चुके हो, जो अभी ऊपर वाले से लिंक करो कि जब भी मैं पेमेंट कर दूंगा, ए जो गारंटी दे रहा है, जब भी वो गारंटी का अमाउंट एसबीआई को पे कर देगा, तो गारंटी का अमाउंट एसबीआई को पे करने के बाद, गारंटी का अमाउंट एसबीआई को पे करने के बाद, गारंटी का अमाउंट एसबीआई को पे करने के बाद, वो सिक्योरिटी ए की मानी जाती है, वो सिक्योरिटी ए की मानी जाती है, वो सिक्योरिटी ए की मानी जाती है।
तो जब ए को वो सिक्योरिटी मानी जाएगी तो ए को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब वो सिक्योरिटी बैंक ने बर्बाद कर दी, खो दी, तो ए उतने अमाउंट के लिए डिस्चार्ज माना जाएगा, ए उतने अमाउंट के लिए डिस्चार्ज माना जाएगा। इसे बोला गया सेक्शन 141 के तहत श्योरिटी राइट टू बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ द सिक्योरिटी, बेनिफिट ऑफ द सिक्योरिटी। सेम एग्जांपल मैंने यहां पे 10 लाख की जगह 2 लाख से दे रखा है। ए डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द अमाउंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी। तो पहला क्या हो गया, बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी पीडी ने क्रेडिटर के पास रखी है वो सिक्योरिटी का सारा बेनिफिट अब क्रेडिटर को देना पड़ेगा सिक्योरिटी यानी कि श्योरिटी को। बोले सर समझ में आ गई बात? सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। अगला देखो, सेट ऑफ की बात करते हैं, बहुत है ना, सेट ऑफ की बात करते हैं। सेट ऑफ को हिंदी में बोला जाता है घटोत्तरी का लाभ। उड़ी दादा, ये क्या वर्ड है? ये वर्ड नहीं है भाई। घटोत्तरी का लाभ बोले तो घटोत्तरी का लाभ। सर घटोत्तरी का लाभ क्या है? यानी कि इसे हम बोलते हैं आम आदमी की भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में, बेनिफिट ऑफ एडजस्टमेंट या बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। बेनिफिट ऑफ एडजस्टमेंट और बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात सर। क्या लिख देंगे सर यहां पे? बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। वही था, तो यहां लिखो सर बेनिफिट ऑफ एडजस्टमेंट या बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। सर इसमें क्या लोचा होगा? इसकी कहानी सुनो भाई, इसकी कहानी सुनो। सेक्शन 141 तो यहां तुमने सुन लिया, राइट? ये सेक्शन है हमारा बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ, है ना। अब देखो सिंपल सी कहानी है इसकी। अब एक्स ने लोन लिया वाई से, जिसकी गारंटी, चलो यहां लिख के बता देता हूं भाई, बहुत सिंपल सी बात। सर एक्स ने लोन लिया वाई से, वाई से लोन ले लिया बाबू, ए बाबू लोग, हाँ सर ले लिया सर। इसकी गारंटी ए ने इसकी गारंटी दे दी। ए ने क्या किया भैया? ए ने इसकी बहुत बढ़िया, ए ने इसकी गारंटी दे दी। पता लगा ये जो लोन लिया गया था, ये जो लोन लिया गया था भैया, ये लोन लिया गया था मान लो 1 लाख रुपए का। बाद में पता लगा कि लोन तो 1 लाख का लिया, पर एक्स को भी कुछ पैसे वाई को लौटाने थे 20,000 रुपए, है ना, हिंदी में लिखवा देता हूं। बाद में पता लगा कि एक्स को 20,000 रुपए पे करने हैं, इसको टू वाई। एक्स को 20,000 रुपए पे करने हैं, एक्स को 20,000 रुपए पे करने हैं वाई को। अब दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में एक साझगांठ होगी और दोनों कहेंगे भाई देख मैंने लोन लिया लेकिन पुरानी उधारी चली आ रही थी। ओए दादा नहीं, हाँ तो भाई अब नाउ खुद मुझे कमेंट करके बता दो, ए निकम्मो कमेंट करो क्या एक्स को कितने दिन है। अब तुम्हें पता लग गया, नाउ एक्स इज लायबल फॉर 80,000 रुपीज। एक्स का लोन अब 80,000 का माना जाएगा, तो अब गारंटी भी कितने की हो जाएगी? देयरफॉर गारंटी भी कितने की हो गई? देयरफॉर गारंटी इज ऑल्सो, देयरफॉर गारंटी का अमाउंट भी 80,000 ही माना जाएगा। अब गारंटी के अमाउंट में भी 20,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि अब गारंटी की जो शर्त थी, यानी गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, गारंटी में भी क्या हो जाएंगे सर? 20,000 रुपए सेट ऑफ माने जाएंगे, 20,000 रुपए सेट ऑफ माने जाएंगे। यानी एक्स इज लायबल फॉर 80,000, देयरफॉर जो गारंटी दी है ए ने, ए की गारंटी भी, अब ए की गारंटी भी अब 20,000 की ही मानी जाएगी, सॉरी गारंटी भी अब 80,000 की मानी जाएगी। 20,000 रुपए गारंटी के भी क्या हो जाएंगे सर? एडजस्ट हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। तो जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में सेट ऑफ मारेंगे, वही गारंटी का अमाउंट भी उतने ही अमाउंट से सेट ऑफ हो जाएगा। सर ये तो जेन्युइन सी बात है, तो ये कोई लिखने वाली बातें हैं? अरे ये कोई लिखने वाली बात है? टाइम वेस्ट कर रहे हो लिख के, पर लिख दिया तो भाई लिख दिया, क्या करें। सेम एग्जाम्पल पढ़ लो भैया, सेम एग्जाम्पल पढ़ लो। 50,000 का लोन लिया गया जिसको जेड ने गारंटी दे दी। पता लगा बाद में 10,000 रुपए लौटाने थे,
तो अगर x ने डिफॉल्ट कर दिया है, x ने डिफॉल्ट कर दिया है, तो गारंटी अब z को कितनी देनी है, ये रही खतरनाक बात। नाउ z इज लायबल टू पे ओनली एंड ओनली 40,000, 10,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, 10,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे। बोलो भाई, जल्दी बोलेंगे सर, सर बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बहुत बढ़िया, जल्दी 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 कमेंट करो सर, बहुत अच्छी बात थी, बहुत जबरदस्त बात थी। सिंपल, जल्दी बोलेंगे सिंपल सर। आखिरी जो प्रिंसिपल है ना, आखिरी जो श्योरिटी का राइट है क्रेडिटर के खिलाफ, वो है प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, है ना। यहां पर आप लिख दो इसको चाहे अगेंस्ट द क्रेडिटर, तीसरा राइट प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, यानी कि इंसॉल्वेंसी का अगर केस होगा तो सर इंसॉल्वेंसी में क्या हो जाएगा, अगर इंसॉल्वेंट हो गया कौन, प्रिंसिपल डेटर, तो क्या होगा सर, ठीक है ना। एक प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरा क्रेडिटर के खिलाफ क्या राइट होगा, उरी दादा, अगर पीडी इंसॉल्वेंट हो गया है तो मेरा क्रेडिटर के खिलाफ क्या राइट होगा, क्रेडिटर के खिलाफ क्या राइट होगा, है ना। ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे कि प्रिंसिपल डेटर के इंसॉल्वेंसी पर क्या राइट होता है। अब देखो, जब भी कोई भी प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाएगा भाई, इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जितना भी पैसा है, यानी असेट, मान लो तुम्हें एक पिक्चर दिखाई थी मैंने, शिवाजी द बॉस, जैसे शिवाजी द बॉस, जैसे, अरे सर हाँ याद आ गई सर, जैसे शिवाजी इंसॉल्वेंट हो गए, उनका सारा का सारा पैसा, बाबू लोग, उनका सारा का सारा पैसा किसकी झोली में चला जाता है, वो झोली में चला जाता है सरकार की झोली में, है ना, राइट। यानी कि वो एक तरीके से कोर्ट के पास चला जाता है, कोर्ट उसका हिसाब किताब करता है, ऑफिशियल असाइनी उसे ले जाता है। पता लगा प्रिंसिपल डेटर की गारंटी दे रखी है, प्रिंसिपल डेटर क्या दे रखी है सर, गारंटी दे रखी है जेड ने। अब जेड ने प्रिंसिपल डेटर की गारंटी दे रखी है, और जिस प्रिंसिपल डेटर की गारंटी दे रखी है वो प्रिंसिपल डेटर हुई गवा इंसॉल्वेंट, क्या हुई गवा, इंसॉल्वेंट हुई गवा। बाद में जब उसकी प्रॉपर्टी बेची, जब शिवाजी द बॉस की प्रॉपर्टी बेची, तो पता लगा 25% ही उसकी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब निकल के आया। कितना निकल के आया, 25% रियलाइज हुए उसकी प्रॉपर्टी में से। अब खुद सोचो, 50,000 का लोन था और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो 50,000 का 25% कितना आता है सर, 50,000 का 25% आता है 12,500। यानी कि अब प्रिंसिपल डेटर के प्रॉपर्टी में से जो 12,500 रियलाइज हुई गए, 12,500 जो रियलाइज हुई गए, अब जिसने गारंटी दी है जेड ने, जेड को पता है भाई 12,500 तो मिले हैं, तो वो तो एडजस्टमेंट कर दो, बाकी मैं पैसा देने को तैयार हूं उसकी गारंटी का। नाउ जेड इज लायबल टू पे 50,000 माइनस 12,500। कैसे समझ में आया कि नहीं आया, कैसे समझ में आया कि नहीं आया, इसे बोलते हैं शेयर, राइट टू शेयर रिडक्शन। रिडक्शन हो जाएगा इंसॉल्वेंसी के केस में, रिडक्शन हो जाएगा इंसॉल्वेंसी के केस में, है ना। रिडक्शन क्या हो जाएगा सर, इंसॉल्वेंसी केस में रिडक्शन हो जाएगा। तो सर इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई एक्स ने लोन दिया वाई को, ए ने एक्स को गारंटी दे दी, भाई मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, लोन था 50,000 का। अब वाई कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर। अब हुआ क्या, वाई इंसॉल्वेंट एंड 50,000 का लोन था एंड 12,500 इंसॉल्वेंट होने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट ने बेची, तो 12,500 क्या हुआ, अमाउंट रियलाइज। अब बताओ मेरी गारंटी कितनी होगी, अब मैं कितने के लिए लायबल हूं, अब जो गारंटी के जो रियलाइज होगी पैसा, वो तो किसको चला जाएगा, बैंक को चला जाएगा। नाउ नाउ बाबू नाउ ए इज लायबल फॉर 50,000 जिसकी गारंटी दी थी, माइनस 12,500 जिसके लिए वो, है ना, क्या हुआ था सर, पैसा उसका रियलाइज हुआ था, इतने के लिए वो लायबल हो जाएगा। यानी कि अमाउंट आ जाएगा आपका 37,500, है ना, लायबल फॉर 37,500। ये कहना चाह रहे हैं इंसॉल्वेंसी केस में जितना अमाउंट भी रियलाइज हो जाएगा वो भाई
प्रिंसिपल डेटर की प्रॉपर्टी से जो भी अमाउंट यूटिलाइज होगा उसका फायदा गारंटी में से रिडक्शन करने के लिए हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। पूरी दादा सर बहुत बढ़िया बात, क्या गजब की बात कह दी सर, क्या गजब की बात कह दी। तो ये वाली बात है ना, ये वाली बात हमें यहां पता लग गई सर, राइट ऑफ रिडक्शन। तो 3 राइट हमें पता लग गए, ठीक है। सिक्योरिटी का अधिकार मिलेगा, घटोत्तरी का लाभ मिलेगा और इंसॉल्वेंसी में रिडक्शन का लाभ मिलेगा। आखिरी राइट मेरा आता है बाबू लोगों, आखिरी राइट बाबू लोगों मेरा आता है अगेंस्ट द को-श्योरिटी। को-श्योरिटी किरण क्या थी, को-श्योरिटी थी, उसके खिलाफ राइट आता है सर, उसके खिलाफ राइट आता है। अब सर कैसे करेंगे सर, पहला बहुत गजब की बात है 146 और 147, ठीक है राइट। पहली बात जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं सर, को-श्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब 2 जने मिलके गारंटी बाय 2 और मोर पर्सन, अगर 2 जने मिलके गारंटी दे दें, यानी उस बालक के लोन की गारंटी मैंने भी दे दी, उस बालक के लोन की गारंटी मान लो भैया आपके मैथ्स वाले सन ने भी दे दी, उस बालक के लोन की गारंटी मान लो किसी XYZ बंदे ने भी दे दी। तो गारंटी अगर 2 या 3 जने मिलके दे रहे हैं तो भाई इसे बोलते हैं को-श्योरिटी। इन तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे, को-श्योरिटी, 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 को-श्योरिटी। सबसे खतरनाक गजब की बात उरी दादा, अब तुम समझना इसे, है ना, 146 और 147 को। 146 ने साफ बोल दिया अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है, इसको बोलते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर कुछ बात बोली ना जाए, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कि कुछ लिखा ना जाए, यानी कि इफ एग्रीमेंट बिटवीन द को-श्योरिटी इज साइलेंट, अगर को-श्योरिटी के बीच का जो एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, तो जज ये मानता है, लॉ ये मानता है, जैसे हम पार्टनरशिप में मानते थे कि अगर डीड साइलेंट है तो इक्वली बढ़ता है, ऐसे ही अगर कोई भी एग्रीमेंट साइलेंट है तो को-श्योरिटी का पैसा इक्वली बटेगा, को-श्योरिटी का पैसा इक्वली बटेगा। यानी जैसे हम पार्टनरशिप में कहते थे कि अगर लॉ साइलेंट है तो PSR इक्वल बांटा जाता है, ऐसे ही अगर को-श्योरिटी के बीच का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट साइलेंट है तो माना जाएगा को-श्योरिटी पैसा इक्वली देंगे, इक्वली देंगे, इक्वली देंगे, है ना, राइट, ठीक है, जब तक कि लिखा ना जाए। सेम बात अब इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो ABC तीनों को-श्योरिटी हैं जिन्होंने D की श्योरिटी दे रखी है 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। ABC ने 1 लाख रुपए की D की श्योरिटी दे रखी है E को कि भाई E तेरे को पैसा नहीं देंगे तो हम पैसा देंगे। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, खतरनाक वर्ड है ये, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि इक्वली इक्वली नहीं बाबू, इक्वली इक्वली नहीं, A लायबल रहेगा 1/4 के लिए, B भी लायबल रहेगा 1/4 के लिए, B भी लायबल रहेगा 1/4 के लिए, और C लायबल रहेगा 1/2 के लिए। यानी कहने का मतलब यह है इन्होंने 25% की लायबिलिटी ली, B ने 25% की लायबिलिटी और 50% की लायबिलिटी ले ली C ने। यानी कि A, B और C, A, B और C, A, B और C ने इतने रेशियो में अपनी लायबिलिटी लिख दी। अब अगर पैसा देने में PD ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा देने में बाबू PD ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा देने में PD ने डिफॉल्ट कर दिया, देवा रे देवा, कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, A देगा 25,000, B देगा 25,000 और C देगा 50 तोला। क्या बोला, 25, 25, 50, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा होता तो मैं क्या बोलता इस क्वेश्चन में, इफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इज साइलेंट देन लायबिलिटी ऑफ ABC इज इक्वल। तो लायबिलिटी ABC की इक्वल होती तब ये देते हैं, है ना, 33%, 33.33%, 33.33% और 33.33%, यानी कि 33,333 रुपया, 33,333 रुपया, 33,333 रुपया,
इतना इतना पेमेंट होता भाई 33,333 रुपया ईच बंदे की लाइबिलिटी आती, ईच बंदे की लाइबिलिटी आती। अरे पानी ला दो रे, सांस फूल गई पड़ा पड़ा के। तुम कह रहे मजा नहीं आ रहा, जल्दी लिखो, मजा आ गया सर। और आज के इतिहास का, आज के ऐतिहासिक बात का आखिरी सेक्शन, फिर ये टॉपिक जबरदस्त तरीके से, है ना, राइट, इंडेमनिटी गारंटी खल्लास, खल्लास हो जाएगा सर। सर आखिरी मुद्दे को समझने के लिए, है ना, कंट्रीब्यूट इक्वली, तो पहला यहां पर लिख देते हैं सर, चलो एसआर के, चलो बाद में बना दो, है ना, पूरा कर देंगे उसे, है ना, कंट्रीब्यूट इक्वली। अब सर 147 को समझेंगे, बहुत जबरदस्त, मतलब मजा ही आने वाला 147 में। तो भाई ये समरी पेज है भाई, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर की समरी आपको बना गिरनी है। 147 को समझेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। सर 147 क्या धमाकेदार बात करता है, धमाकेदार, बहुत जोर बात, बहुत जोर। सर क्या बात कर दी, हाँ, सेक्शन 147 सीधा उठा के लाया हूं तुम्हारे लिए, सीए इंटर का केस। मजा आने वाला है सर, बहुत जोर मजा आने वाला भाई। सर जल्दी बताओ क्या होने वाला है सर। अब देखो, एसबीआई ने, रियल लाइफ स्टोरी तुम्हें सुनाता हूं, उसके साथ कुछ बातें लिंक कर देंगे। आज से कुछ साल पहले मुकेश अंबानी के छोटे भाई, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, तुम भी बनोगे भाई किसी दिन किसी के सैया, अनिल अंबानी जी को लोन दिया था, याद होगी बात। फिर बेचारे बहुत दिक्कत में रहे, फिर मुकेश अंबानी जी ने उनकी, है ना, जेल जाने से उन्हें बचाया कि भाई भाई है, जेल नहीं जाना चाहिए, मैं पेमेंट करूंगा। 1000 करोड़ का लोन मान लेते हैं। कितने का लोन दिया बाबू लोग, 1000 करोड़, 1000 करोड़, हाँ भाई 1000 करोड़ का लोन दिया। अब 3 जने उनके क्या बन गए सर, 3 जने उनके वो बन गए, गारंटी दे दी भाई, गारंटी। अंकुर अग्रवाल गारंटी दे दी भाई, ए भाई लोग गारंटी। फिर मैंने कहा भाई अकेले गारंटी थोड़ी दूंगा, साथ में मैथ्स वाले सर भी आ जाएंगे, मैथ वाले भैया आ गए, है ना, मैथ वाले सर ने गारंटी दी। वैसे तो मैथ वाले सर कह रहे हैं अरे मैं तो वैसे खरीदना चाहूँ तो खरीद लूँ, पूरे के पूरे रिलायंस खरीद लूँ, पर फिर भी कोई बात नहीं, गारंटी दे देते हैं। फिर उसके बाद भाई, है ना, अकाउंट्स वाले सर ने भी गारंटी दे दी। तो लॉ, अकाउंट्स और मैथ, ठीक है, अंकुर अग्रवाल लॉ, अकाउंट्स और मैथ तीनों ने मिलकर गारंटी दे दी। इसको बोला गया बाबू लोगों, इसको बोला गया, जल्दी बोलो क्या बोला गया, इसको बोला गया सर कैसे लगेगा, इसको क्या बोला जाएगा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इसको बोला गया सर गारंटी। और कौन सी गारंटी सर, मिल के गारंटी दी। और हम तीनों को क्या बोला गया, हम तीनों को बोला गया को श्योरिटी। हम तीनों कौन हो गए, अब हम तीनों हो गए भाई को श्योरिटी, गारंटी बाय को श्योरिटी। अब जब गारंटी दी गई तो भाई मैंने बोला वैसे तो भाई देखो मैं रिलायंस, छोटे भैया के रिलायंस खरीद तो सकता हूँ पूरी की पूरी, मैं तो पूरी की पूरी पेमेंट कर दूँ, 1 करोड़ की, 10,000 के 1000 करोड़ की। पर भाई देखो कौन पंगेबाजी लेगा, मैं गारंटी लिमिट करता हूँ 200 करोड़ तक की। उरी दादा, मैच वाले सर कह रहे देखो वैसे तो मैं पूरी की पूरी रिलायंस टेलीकॉम खरीद सकता हूँ, पुराने वाला तो जियो से पुराने वाला रिलायंस टेलीकॉम, लेकिन भाई लोचेबाजी में कौन पड़े, मैं 300 करोड़ की गारंटी। अकाउंट्स वाले सर कह रहे देखो तो वैसे तो मैं क्या कहते हैं पुराने भैया मुकेश जी हो, अनिल जी हो, मैं तो सारे के सारे, है ना, पैसा जेब में है भाई इतना कि सारे के सारे उनसे मैं उनकी पूरी इंडस्ट्री खरीद लूँ भाई। लेकिन फिर भी भाई देखो यार बड़े उद्योगपति हैं भाई, भाई जैसे हैं हमारे, अपना धंधा अलग उनका धंधा अलग है, लेकिन फिर भी भाई दोस्ती यारी इतनी अच्छी है, फिर भी भाई लिहाज कर लेता हूँ, 500 करोड़ तक की गारंटी दे सकता हूँ, खरीदने को तो मैं अरबों खरबों की भी गारंटी दे दूँ। अब लॉ मैथ अकाउंट 3 लोग थे, लॉ मैथ अकाउंट 3 लोग थे, उन्होंने गारंटी तो दी पर अपनी गारंटी में मैक्सिमम कैप लगा दी। क्या लगा दी, मैक्सिमम कैप लगा दी, ठीक है बाबू लोग, क्या लगा दी, मैक्सिमम कैप। मैक्सिमम लायबिलिटी उन्होंने अपनी अपनी पहले ही लिखकर बता दी इन कॉन्ट्रैक्ट कि हम मैक्सिमम कैप लगाने वाले हैं, इतनी इतनी ही गारंटी देंगे, तीनों भाई लोगों की इतनी गारंटी होगी भाई। अब समझेंगे भाई लोगों, बहुत जबरदस्त, बहुत जोर केस है भाई, बहुत जोर।
प्रैक्टिकल आएगा एग्जाम में, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड लिख लेना बाबू लोग। बहुत जोर एक्सपेक्टेड। अब ऐसा जब हुआ तो केस नंबर 1, केस 1 पूछा गया अनिल अंबानी जी डिफॉल्ट, है ना, टू रीपे लोन टू एसबीआई। एसबीआई को लोन रीपे करने में बहुत बुरी तरीके से विफल रहे, है ना, और उन्होंने कितना पे किया। चलो यहां केस 1 लिख देते हैं, अनिल अंबानी डिफॉल्टेड। अबे भैया ये भाई केस हो गया। अब मुद्दा ये उठता है कि अब ये जो केस हो गया हमारे सामने कि भैया इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया पे करने में, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया भाई पे करने में। अब क्या होगा, कितना कितना पैसा, है ना, कौन देगा। तो पहले हमने पूछा भाई कितने रुपए का डिफॉल्ट हुआ, तो केस 1 ये बना, अनिल जी डिफॉल्ट या अंबानी पेड। अंबानी जी पेड 700 करोड़ रुपए। अंबानी ने कितने पे कर दिए, 700 करोड़ रुपए पे कर दिए। किसको सर, बैंक को। ये हुआ। अब क्या होगा बताओ, कितने का डिफॉल्ट हुआ। अब सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन देयरफॉर, एग्जाम में तो पूरा केस लिखेंगे ना, देयरफॉर देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ 300 करोड़। अब ये 300 करोड़ कौन कितना कितना भरेगा, ये है मुद्दा। अब डीड साइलेंट है पे करने के लिए, लेकिन डीड में जो लिखा है वो मैक्सिमम अमाउंट लिखा है। अब तुम कहोगे सर डीड में तो ये लिखा है 200, 300 और 500, ये मैक्सिमम लायबिलिटी लिखी है, मैक्सिमम लायबिलिटी लिखी है, मैक्सिमम लायबिलिटी लिखी है। ये नहीं लिखा कि भैया मैं इतने इतने पे करूंगा, मैं 1:2:2 है कि नहीं बात, 1:1:2 ऐसा रेशियो नहीं लिखा है, ये लायबिलिटी लिखी है, लायबिलिटी, है ना, कि मैक्सिमम कितनी होगी लायबिलिटी। अब डीड साइलेंट है तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, एज डीड साइलेंट, एज डीड नहीं लिखते यार, एग्रीमेंट लिखते हैं ना, या कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, एज कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा। देयरफॉर, है ना, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी इज इक्वल मैक्सिमम लिमिट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट। अब बताओ तीनों में इक्वल आएगा तो कितना कितना बटेगा। अब तीनों में आएगा तो, अब आप देखो तो तीनों में आएगा तो बटेगा कितना, केक कटेगा, तीनों में बटेगा। लॉ वाले भैया 100, मैथ 100, अकाउंट 100, ये दोनों बराबर बराबर देंगे। क्यों, क्या ये इतनी पेमेंट किसके बीच में सर, लॉ मैथ और अकाउंट, लॉ मैथ और अकाउंट, क्या इनके बीच में जो पेमेंट है लॉ मैथ और अकाउंट, ये इनकी लिमिट के अंदर है कि नहीं है, तो इनकी इतनी लायबिलिटी हो गई। एंड दिस लायबिलिटी इज अंडर द लिमिट स्पेसिफाइड, मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाइड, है ना, अंडर द लिमिट जितने भी है ना, 100 ये दे देंगे, 100 ये दे देंगे, 100 दे देंगे, तीनों की लायबिलिटी 200 करोड़, 300 और 500 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट थी इतना देते। केस 1 तो बहुत ही टुच्चा था सर, केस 1 में तो कछो नहीं था सर। अब आती है बहुत ही खतरनाक बात,
और उसके बाद खेला खत्म, खेला खत्म। केस टू, केस टू में क्या होगा वो लोग? केस वन में अंबानी जी ने कितने पेड किए थे? 700। यहां लिखते हैं केस टू, मुकेश अंबानी जी पेड ओनली एंड ओनली 200 करोड़ टू SBI। अब भाई लोगों आंसर अब निकालो, अब आएगा गाढ़ा मजा, बहुत गाढ़ा मजा। तो बताओ लॉ सेम लगेगा नहीं लगेगा? पहले तो लॉ सेम, क्योंकि डीड में ऐसा कुछ भी लिखा था, तो सेम बात अप्लाई यहां भी हो जाएगी। जो सेम बात ऊपर थी सेम बात अप्लाई यहां भी हो जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कि कौन कितनी कितनी पेमेंट करेगा, कितना कितना रेशियो पेमेंट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में रेशियो साइलेंट है ना। कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो, कि कौन कितनी पेमेंट करने वाला है। तो हम क्या मानेंगे कि अब इक्वल, सारे के सारे इक्वल पे करेंगे, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कैप, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कैप। अब समझेंगे ध्यान से कि यहां लफड़ा क्या है, ध्यान से समझेंगे भाई, है ना। अब ध्यान से देखो क्या होगा सर। अब मुझे बताओ क्या होगा। तीन लोगों को पेमेंट मारनी है भाई, 3 लोगों को पेमेंट मारनी है। डिफॉल्ट कितने का हुआ? तब आप बोलोगे सर डिफॉल्ट हुआ 800 करोड़। तब 800 करोड़ की पेमेंट कौन देगा सर? श्योरिटी देगा। श्योरिटी कौन है? एक है भाई लॉ श्योरिटी, ए लॉ। को श्योरिटी में अगला को श्योरिटी कौन है? अगला को श्योरिटी हो गए भाई हमारे, है ना, मैथ वाले सर 300, अकाउंट्स वाले 500। मैथ और अगले को श्योरिटी कौन हो गए? अकाउंट। इनकी मैक्सिमम कैप कितनी थी? मैक्सिमम कैप, ये मैक्स लायबल थे 200, ये मैथ वाले सर मैक्सिमम लायबल थे 300, अकाउंट्स वाले सर मैक्सिमम लायबल थे 500। तो ये बात मुझे पता लग गई, ये मेरी मैक्स लिमिट है, मैक्स लिमिट, कि मैं तो मैक्सिमम इतने रुपए तक के ले जाऊंगा। अब सुनेंगे ध्यान से, ये बात मैंने अलग से नोट कर ली भाई, है ना। अब मुद्दा ये है कि ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये बढ़िया बात है, लेकिन डीड साइलेंट है, तो मुझे कितने कितने बांटने हैं? इक्वल बांटने हैं। एज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे सर, डीड नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एज कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, देयरफॉर लायबिलिटी ऑफ ईच को श्योरिटी इज इक्वल। ये बात ऊपर वाली हमने दोबारा यहां पे लिख के बता दी, पर मैक्सिमम कैप। अब ये बताओ इक्वल लायबिलिटी, अब ध्यान समझना, इक्वल लायबिलिटी कितने की? 800 करोड़ की जो इक्वल लायबिलिटी है, तो 800 करोड़ की इक्वल लायबिलिटी आपस में इनके बंटनी चाहिए कितने में सर? 800 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई? बाबू लोग बताना जरा। 800 को 267 मान लेना, मोटा मोटी 267 करोड़, 267 करोड़ और 267 करोड़, है कि नहीं बात? अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं ना, 800 डिवाइड बाय 3 अप्रोक्सीमेट। इतने इतने करोड़ की लायबिलिटी तीनों के ऊपर आनी चाहिए, दैट इज 267 करोड़ ईच, सबके ऊपर इतनी लायबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन मैंने, अब खतरनाक बात, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे ऊपर जो लायबिलिटी भले ही इक्वली आएगी, लेकिन मैं दोस्तों से ज्यादा देने का भाई और भी करते हैं, और भी हैं, और भी हैं, इसे 200 करोड़ से ज्यादा के खर्चे मैं नहीं उठाने वाला। तो अब क्योंकि 267 रुपए मुझे देने हैं, पर मैंने अपनी लायबिलिटी मैक्सिमम 200 करोड़ कर दी है, तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी सर? मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? बोल नहीं रहे भाई। अब मेरी लायबिलिटी हो गई 200, है ना, 200 हो गई। अब मैंने 200 रुपए पे कर दिए, स्टिल इज
लायबल फॉर 200, ठीक है ना, राइट। 200 करोड़ के लिए मैं लायबल हो गया, है ना। कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउड है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये मेरा एक तरह से कह दो स्टेप नंबर 1, तुम कह दो ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। 267 करोड़ की लायबिलिटी बनती थी मेरी, लेकिन मैंने अपनी मैक्सिमम कैप 200 लगा रखे थे, तो मैंने बोला कि लायबिलिटी 267 करोड़ की तो है, लेकिन स्टिल मैं 200 के लिए लायबल हूं क्योंकि मैंने मैक्सिमम कैप 200 कर रखी थी। अब बताओ, अब अमाउंट कितने का बचा, डिफॉल्टेड अमाउंट कितना है, डिफॉल्ट अमाउंट नाउ 800 था, है ना। अब 800 में से अगर मैंने कितने दे दिए सर, 200 दे दिए, तो डिफॉल्ट अमाउंट कितना हुआ, अब 800 में से 200 गए, 600 करोड़, है ना, 600 करोड़। अब बताएंगे सर, अब 600 को दोनों में बांटो, है ना। चलो इसको एक काम करता हूं, इसको डिफॉल्ट को ना यहाँ मैक्सिमम इसकी चेंज कर रहा हूं मैं, तब मजा आएगा। मैक्सिमम अमाउंट अगर मैं इसका चेंज कर दूं तो मजा आ जाएगा। यहां पर मैक्सिमम अमाउंट मैं चेंज कर रहा हूं तो मजा आता है ना। इसको मैक्सिमम अमाउंट को ना हटा के कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं ना। नाउ आई एम चेंजिंग दिस अमाउंट टू 100, तो थोड़ा आपको और बड़े समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1, अब बिल्कुल सिंपल सी बात, इसको हाईलाइट कर देते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ए का 100, इसका 300 और इसका 500, है ना। केस लॉ सेम बना, 267 ईच देने थे, स्टिल ए इज लायबल फॉर 100 करोड़, ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब देखो, अब मुझे बताओ डिफॉल्ट कितने का रह गया, अब रिमेनिंग डिफॉल्ट, रिमेनिंग डिफॉल्ट ऑफ अंबानी जी। अब आप कहोगे सर रिमेनिंग डिफॉल्ट, टोटल डिफॉल्ट था 100 रुपए का, जिसमें से ए ने 100 करोड़ दे दिए, रिमेनिंग डिफॉल्ट रह गया 700 रुपए का। अब ये 700 रुपए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो अब जितना भी अमाउंट बचेगा वो कौन बांटेगा, वो बचे हुए को श्योरिटी आपस में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। अब इस अमाउंट को तुम क्या बोलोगे, कौन कितना देगा, मैथ वाले सर के जिम्मे में आए, मैथ वाले सर के जिम्मे में आए 350 और अकाउंट्स वाले सर के जिम्मे में आए 350। अब इतना इतना दोनों आपस में बांटेंगे, इतना इतना दोनों आपस में बांटेंगे, राइट। अब मैथ वाले सर ने क्या बोला था, मैथ वाले सर ने बोला था कि मैं बिल्कुल लायबिलिटी चुकाने के लिए तैयार हूं, लायबिलिटी चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी लायबिलिटी 300 से ज्यादा नहीं होगी। अब मैथ्स वाले सर के पास जाएंगे, जब मैथ्स वाले सर के पास गए, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इनके बारे में क्या लिखोगे, इनके बारे में लिखोगे लायबिलिटी इज 350, लायबिलिटी ऑफ एम इज 350 CR, स्टिल मैथ is liable for 300 करोड़, क्योंकि उनकी लायबिलिटी ही कितनी थी सर, 300 करोड़ की उन्होंने मैक्स लायबिलिटी कर रखी थी। इसे आप बोल सकते हो स्टेप नंबर 2। मैंने स्टेप नंबर 2 में मैथ्स वाले सर का काम कर दिया, स्टेप नंबर 1 में मैंने लॉ वाले सर का काम कर दिया, या मैथ्स वाले सर का काम कर दिया। अब बताओ, अब रिमेनिंग डिफॉल्ट कितना रह गया, इसके बाद ये हुआ था, अब इसके बाद बताओ रिमेनिंग डिफॉल्ट कितना रह गया। अब आप क्या बोलोगे सर, रिमेनिंग डिफॉल्ट, रिमेनिंग डिफॉल्ट ऑफ अंबानी जी इज 100 यहां पे हो गए, 300 यहां पे हो गए, 100 और 300 400, तो 800 माइनस 100 माइनस मैथ्स वाले सर के 300 इज इक्वल टू कितने बचे सर, रिमेनिंग डिफॉल्ट बचा अब 400 करोड़। अब ये जो 400 करोड़ का रिमेनिंग डिफॉल्ट है, अब ये किसके सर पे लादा जाएगा, अब ये अकाउंट्स वाले भैया के सर पे लादा जाएगा, अकाउंट्स वाले भैया के सर पे लादा जाएगा। अकाउंट्स वाले भैया ने अपनी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी कर रखी है, 500 करोड़, तो अकाउंट्स वाले भैया क्या बोल देंगे, अकाउंट्स वाले भैया बोल देंगे कि नाउ अकाउंट वाले भैया इज लायबल फॉर 400 CR,
जो उनको पे करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी मैक्सिमम कैप है ना 500 है, इज अंडर मैक्स लिमिट, तो वो इसको पे कर देंगे। बोलो भाई, ये था तुम्हारा बहुत ही शानदार जानदार है ना क्वेश्चन 142। ये देखो भाई, ये बना, ठीक है। अब देखो 147 को ऐसे निहार लो एक बार। पहले निहारो भाई केस नंबर 1। 147 में ये हुआ, ठीक है। सीए इंटर का केस लो बहुत ध्यान से, बिना किसी जल्दबाजी के। एसबीआई ने लोन दिया है ना अनिल अंबानी जी को, इस बार हमने गारंटी दे दी। गारंटी की मैक्सिमम कैप क्या थी? गारंटी की मैक्सिमम लायबिलिटी थी 200, 300, 500। अंबानी जी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो केस नंबर 1 में हमने क्या बोला? केस नंबर 1 में बोला कि क्योंकि डीड साइलेंट होती है इक्वली बटेगा, तो भाई इक्वल 300 का डिफॉल्ट था। डिफॉल्ट अगर 300 का था तो इक्वली बांट दो, डीट अगर साइलेंट है तो इक्वली बटेगा, तो इक्वली मैंने बांट दिया, इक्वली मैंने बांट दिया, इक्वली मैंने बांट दिया। 100 100 100, और ये 100 के 100 लाइबिलिटी जो स्पेसिफाइड है उसके अंडर आते हैं। फिर भाई केस 2 में, केस 2 में मैंने क्या किया? केस 2 में मैंने थोड़ा सा चेंज किया और बोला कि इस बार मैक्सिमम कैप जो है, इस बार मैक्सिमम कैप 200 की जगह कितना कर देते हैं बाबू लोग, है ना? 200 की जगह इनका कर देते हैं 100, इनका कर देते हैं 300 और इनका कर देते हैं 500, ठीक है ना। अब 800 का डिफॉल्ट हुआ, तीनों में 267 बढ़ता था। फिर स्टेप नंबर 1 लगाया, 100 की लिमिट हो गई, बचे कितने? 700। फिर 700 में से है ना 350 की लायबिलिटी थी, लेकिन मैथ वाले भैया कितने दे सकते हैं? 300, तो उनको 300 दिलवा दिए। अब मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी बची डिफॉल्ट की? 400। 400 के 400 अकाउंट्स वाले भैया दे देंगे अगर उनकी लायबिलिटी के अंदर आ रही है। बात समझ में आ गई सर? ये सर हमने बहुत जबरदस्त 147 पढ़ लिया, और 146 इक्वली और 147 बोलता है, सेम एग्जांपल मैं दे चुका हूं, बिल्कुल आराम से पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंट है ना सम, इक्वल और डिफरेंट सम। तो अगर मैं यहां पे आऊं, अगर मैं यहां पे आऊं भैया, यहां पे आऊं, तो तुम ये बात अब आगे नोट कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। क्या नोट कर सकते हैं सर? हाँ, ये वाली बात को आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और क्या लिख दो? एज अगेंस्ट को श्योरिटी। ठीक है, थोड़ा सा इसे अभी लिख देते हैं, फिर तुम्हारा एसआर के पूरा तैयार हो जाएगा। को श्योरिटी के खिलाफ 2 राइट, सेक्शन 146 एंड 147। सेक्शन 146, सेक्शन 147। 146 क्या बोलता है बाबू लोगों? 146 बोलता है इफ अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कि कुछ कहा ना जाए, को श्योरिटी लायबिलिटी इज इक्वल, इक्वल बांटेंगे है ना, और को श्योरिटी लायबिलिटी इज डिफरेंट सम। ठीक है, तो इसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो ये वाला केस हमारा एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो गया। अब कोई तुमसे पूछ ले सर कि भाई व्हाट आर द राइट्स ऑफ को श्योरिटी, एक पेज में एक नजर में भी प्यार होता है। हाँ जी, एक नजर में प्यार होता है, मैंने सुना है। आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये बना सकते हैं सर। किसके राइट हमने पढ़ लिए? ये हमने राइट पढ़ लिए, राइट ऑफ को श्योरिटी। इसके राइट पढ़े हमने बाबू लोगों, किसके राइट पढ़े हैं? इसके राइट पढ़े हैं, राइट्स ऑफ को श्योरिटी, राइट्स ऑफ को श्योरिटी। तो को श्योरिटी के हमारे 3 राइट निकल के आए। राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर भोलू, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर भोलू, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर भोलू, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर पीजी क्लासेस, और राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी अकाउंट्स, है ना, मैथ्स और लॉ के राइट। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये एसआर के समझ में आया होगा। शानदार तरीके से मैंने आपको बहुत जबरदस्त क्या कराए सर? क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है,
141 का एग्जाम्पल ये लिखा, 141 का एग्जाम्पल ये लिखा है सर। एग्जाम्पल अगर आपको नोट करने हैं तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप चाहें तो ये लो 141 का एग्जाम्पल ये तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है सर, ये 141 का एग्जाम्पल है। हिंदी में इसकी कमेंट्री को ढंग से याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि जो भी फर्नीचर गिरवी रखा गया है उतने रुपए तक की श्योरिटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। और उसके बाद अगर कोई तुमसे कहे भाई 146 147 तो 147 और 146 के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ जाएगी सर, बात समझ में आ जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर तुम्हें बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुका है और ये बात तुम बिल्कुल मस्त तरीके से जानदार तरीके से समझ चुके हो कि जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा सपना है वो तुम्हारी नींद से कहीं ज्यादा जरूरी है। यानी आलस को त्यागना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला आलस का सक्सेस से बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यू हैव गॉट योर ड्रीम्स मोर देन योर स्लीप। तो आलस को त्यागो, आलस को त्यागो। और जिंदगी सोने के लिए नहीं बनी, जिंदगी कुछ पाने के लिए बनी है। अगर कुछ पाना है तो नींद से जागना पड़ेगा। सोना तो आप एग्जाम के बाद भी पूरा कर सकते हैं। तो जिसने नींद के ऊपर विजय पा ली उसने अपनी सक्सेस को हासिल कर लिया, उसने सक्सेस के ऊपर विजय पा ली। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूंगा अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ, बहुत शानदार। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दिलो जान से, है ना, सक्सेस की तरफ अपना कदम बढ़ाते रहिए।